Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College Bhadra, and in this video lecture for BA Part 2nd English Literature we will read another poet and his poem Second Coming, WBS. The poet's name is WBS. This poem is prescribed in paper first of Poetry and Drama for BA Part 2nd English Literature. So first about the poet, this is William Butler Yeats. His picture from his youth is William Butler Yeats. He was born on 13th June 1865 and he died on 28th January 1939. He was an Irish poet. He belonged to Ireland and one of the foremost figures of 20th century literature. He was one of the most influential, one of the most celebrated figures from 20th century English literature in English, a pillar of Irish literary establishment. He helps to found the Abbey Theatre famous theatre जो कि 20th सेंचुरी के अर्ली में रहा, जिसने आयरिश रिवाइवल के लिए काफ़ी प्रयास किया. उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए WBS ने काफ़ी काम किया. एंड हिज लेटर ईयर सर्व्ड 2 टर्म्स एज अ सेनेटर एक प्रकार से सीनेट का मेंबर होता है, जो एक प्रकार से सांसद की तरह होता है. सो आयरिश फ्री स्टेट के सेनेटर के लिए, सीनेट के लिए भी इन्होंने 2 बार वो सेनेटर रहे. ही वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल अलॉन्ग विद लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन एंड अदर्स. आयरिश लिटरेरी रिवाइवल एक मूवमेंट था जिसमें आयरलैंड के ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री को दोबारा लिटरेचर के माध्यम से दोबारा जीवित करने का, रिवाइव करने का प्रयास था, ताकि इंग्लिश का प्रभाव कम होकर आयरिश प्रभाव, आयरिश कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके. उसमें इनका नाम लेडी ग्रेगरी और एडवर्ड मार्टिन के साथ इम्पोर्टेंट था. इन तीनों ने और अदर्स ने मिलके इसमें काफ़ी काम किया. सो येट्स वॉज बॉर्न, हिज अर्ली लाइफ के बारे में है. येट्स वॉज बॉर्न इन सैंडी माउंट, आयरलैंड के सैंडी माउंट में उनका जन्म हुआ. एंड एजुकेटेड देयर एंड इन लंडन. ही वॉज एजुकेटेड इन आयरलैंड एंड आफ्टर दैट इन लंडन. ही स्पेंट चाइल्डहुड हॉलीडेज इन काउंट स्लीगो एंड स्टडीड पोइट्री फ्रॉम एन अर्ली एज. सो अर्ली एज से ही उन्होंने पोइट्री पढ़ना शुरू कर दिया था. एक बुक है विलियम जे लॉन्ग, जिस डेविड डचिस अपनी बुक क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें लिखते हैं कि येट्स ने अपने से पहले जितनी भी पोइट्री थी उस सब के गुण अपने अंदर एक प्रकार से समाहित कर लिए थे. तो उनकी पोइट्री में हमें उनसे पहले के सभी कवियों का, इवन रोमांटिक कवि या फिर हम कहें कि जो क्लासिक कवि हैं, उनकी सबकी जो इन्फ्लुएंस है वो इनकी पोइट्री में नज़र आता है. तो व्हेन ही बिकेम फैसिनेटेड बाय आयरिश लेजेंड्स एंड द ओकल्स, उसके बाद वो आयरिश लेजेंड्स जो थी, आयरलैंड की जो पुरानी एपिक या वहाँ की गाथाएँ थी और वहाँ की जो ओकल्ट थी, वहाँ का जो कल्चर था, उसके साथ वो फैसिनेटेड हुए. उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और उन्होंने रिवाइवल के लिए भी काफ़ी प्रयास किया. In 1923 he was awarded the Nobel Prize in Literature. 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला इन लिटरेचर. His poetic works include poems जो 1895 में पब्लिश हुई, The Wind Among the Reeds 1899 में पब्लिश हुई, which are typical of his early verse in their dream-like atmosphere. इनकी जो शुरुआती कविताएं हैं उनमें एक dream-like atmosphere नज़र आता है, एक स्वप्न जैसा atmosphere. And their use of Irish folklore and legend, वो आयरलैंड की जो गाथाएं हैं, जो लोक कथाएँ हैं, उनका इस्तेमाल वो अपनी कविताओं में करते रहे हैं शुरुआत की. And in the seven woods, the green helmet and the wild swan at Coole, ये जो इनके बाद के कलेक्शन है ये भी काफ़ी फेमस हुए. Yes uses mythology and personal symbolism in his poetry. So उन्होंने mythology का काफ़ी प्रयोग किया, खास करके आयरिश, और उनकी पर्सनल सिंबलिज़म है. पर्सनल सिंबलिज़म से मतलब है उन्होंने खुद के सिंबल्स इख्तियार किए और ख़ुद की मिथोलॉजी तैयार की. उनका ये मानना था कि जो है लिटरेचर जो है वो सिंबलिज़म के बिना अधूरा है, और उन्होंने काफ़ी जो सिंबल्स का इस्तेमाल किया, जैसे इस पोएम में भी हम देखेंगे वो इजिप्शियन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, या फिर वो क्रिश्चियन इतिहास का, क्रिश्चियन मिथोलॉजी का, क्रिश्चियन थियोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल इस पोएम में भी करते हैं. सो सिंबलिज़म के लिए इन्हें जाना जाता है. इनकी एक रचना है द विज़न नाम से 1925 की, जिसमें इन्होंने अपने पर्सनल सिंबल्स को काफ़ी डिटेल में उसका वर्णन किया है. सो व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट? द सेकंड कमिंग. द सेकंड कमिंग, वैसे सेकंड कमिंग एक प्रकार से
जैसे इसमें कहा गया है, सम टाइम कॉल द सेकेंड एडवेंट भी कहा जाता है या फिर परोसिया भी कहा जाता है। ये क्रिश्चियन, इस्लामिक, बहाई और मसैनिक जूइश बिलीफ है। बहाई जो है वो एक प्रकार से एक नया धर्म है जो सभी धर्मों की एक रूपता पे विश्वास करता है, और मसैनिक जूइश जो जूइश लोग जो मसीहावाद में उसमें बिलीव करते हैं, इन सब में एक बिलीफ है रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ जीसस आफ्टर हिज असेंशन टू हेवन अबाउट 2000 ईयर्स एगो। 2000 साल पहले का ये एक विश्वास है कि स्वर्ग में पहुंचने के बाद या स्वर्ग में असेंशन के बाद एक बार फिर जो है यीशु मसीह जो हैं वो धरती पे वापस आएंगे, द सेकंड कमिंग, दूसरी बार उनका आना। जैसे भारतीय जो संस्कृति, हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि कलयुग में कल की जो रूप में है जो ईश्वर अवतार लेंगे, वैसे ही इनका मानना है कि जो यीशु मसीह हैं, जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो दोबारा सेकंड कमिंग उनकी होगी, वो दोबारा धरती के पुनरुद्धार के लिए या मान लीजिए आम जो लोग हैं उनके उद्धार के लिए वो आएंगे। सो ये तो बिलीफ है, लेकिन ये पोएम जो है वो सेकंड कमिंग एक अलग प्रकार की, क्योंकि अर्ली 20th सेंचुरी हम देखते हैं वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद की ये पोएम है। तो वर्ल्ड वॉर में जो भयानक रूप दुनिया का देखा, जो भयानकता देखी संसार ने, उसको देखने के बाद इनका मानना है कि ये एक प्रकार से सेकंड कमिंग है तो सही, लेकिन सेकंड कमिंग ऑस्पिशियस ना होके बल्कि और भी भयानक और भी फियरस और टेरिबल है। और ये पोएम जो है भयानक इमेजरी इस्तेमाल करके बताती है कि सेकंड कमिंग तो है, लेकिन सेकंड कमिंग जो है इस बार उद्धार के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए है। What is this poem about? About the poem, The Second Coming was written in 1919, first printed in The Dial नाम की एक periodical, एक जर्नल, उसमें छपी थी in November 1920। सो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जस्ट एंड में या उसके ख़त्म होने के बाद, and afterwards included in his 1921 collection of the verses माइकल रोबर्टस एंड द आंसर, ये उनका एक 1921 का पोइट्री कलेक्शन था, उसमें भी ये पोएम छपी थी। द पोएम यूजेस क्रिश्चियन इमेजरी रिगार्डिंग द एपोक्लिप्स एंड सेकंड कमिंग। एपोक्लिप्स से मतलब होता है प्रलय, सो प्रलय के बारे में और सेकंड कमिंग के बारे में, टू एलोग्रिकली डिस्क्राइब द एटमोसफियर ऑफ पोस्ट वॉर यूरोप। वार के युद्ध के बाद का जो दृश्य है, जो बाद का जो एटमोसफियर है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए टू डिस्क्राइब दैट एटमोसफियर एलेग्रिकली मतलब होता है जब किसी को एक कहानी को किसी और सिंबल्स के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से समझाया जाता है। तो एलेगरी जो है ये मिडल एजेस से आई थी, मिडल एजेस में काफ़ी एलेगरी का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ एलेग्रिकली जो है वो सेकंड कमिंग और एपोक्लिप्स को समझाने का प्रयास है। इनके माध्यम से इन कहानियों, दो कहानियाँ, एक प्रलय की एक सेकंड कमिंग की, उनके माध्यम से ये समझाने का प्रयास है कि युद्ध के बाद कैसा दृश्य है, 20th सेंचुरी का जो कैसा दृश्य है। इट इज़ कंसिडर्ड अ मेजर वर्क फॉर द मॉडर्निस्ट पोइट्री। और मॉडर्निस्ट पोइट्री जो है, जो आधुनिक जो पोइट्री है, जो 20th सेंचुरी उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया, तो मॉडर्निस्ट पोइट्री में से एक मेजर वर्क माना जाता है एंड हैज़ बीन रीप्रिंटेड इन सेवरल कलेक्शंस इंक्लूडिंग द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न पोइट्री। तो ये पोएम जो है बहुत ही एंथोलॉजाइज की जाती है, काफ़ी कलेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो पोएम है हम शुरू करेंगे, द सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग जो है फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer। वाइडनिंग जायज़ जो हैं वो एक प्रकार का चक्रवात होता है जो बहुत बड़े एरिया में, समुद्र में लहरों का कह सकते हैं या पानी का या फिर हवाओं का तूफ़ानी चक्रवात जो है, उसके टर्निंग एंड टर्निंग, उसके बीच घूमते हुए द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर। फैल्कनरी एक प्रकार की आर्ट होती है जिसमें बाज या पक्षी के माध्यम से शिकार किया जाता है, जिसमें फैल्कन तो पक्षी है, फैल्कॉनर जो है उसका हैंडलर, जो व्यक्ति जो उसके चलाता है या उसको कमांड देता है वो है। सो यहाँ पे एक सिंबल के माध्यम से कहा जाता है अव्यवस्था, एनार्की है कि फैल्कॉनर जो है, फैल्कन जो है वो फैल्कॉनर को नहीं सुन सकता, यानी कि कंट्रोल अब नहीं रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, वस्तुएं बिखर जाती हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट मतलब एनार्की लूज अपॉन द वर्ल्ड, एनार्की आ जाती है, या फिर मतलब सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। थिंग्स फॉल अपार्ट एक टाइटल है जिसे बाद में शिनुआ एक्बे ने भी यूज़ किया अपने नोवेल के टाइटल के रूप में। तो थिंग्स फॉल अपार्ट
द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सेंटर जो है वो होल्ड नहीं कर पाता अपने आसपास को, विकेंद्रीकरण हो जाता है। सेंटर कैन नॉट होल्ड मेयर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। सो ये जो सिंबल है या ये जो कविता के माध्यम से है वो एक्चुअल में वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद की घटनाओं, उसके बाद का जो हालात हैं उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात बन गए हैं। टर्निंग इन द वाइडनिंग जाय द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड मेयर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, ओनली अनार्की, अनार्की से मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, बिल्कुल ही जैसे कोई राज ना हो, आउट ऑफ विदाउट गवर्नमेंट, कंट्रोल विदाउट गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट कोई कंट्रोल ना हो, मेयर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, इस प्रकार के हालात बन जाते हैं। द ब्लड डिम टाइड इज़ लूज्ड, और उसके बाद ब्लड डिम टाइड, ब्लड के जैसा लाल रंग का टाइड जो है ज्वार आता है वो फैल जाता है, यानी खून की नदियाँ बह जाती हैं एक प्रकार से सिंबॉलिक रूप से, या फिर ऐसा टाइड, ऐसा ज्वार आता है जो खून की तरह डिम है, लाल है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड, और इस ज्वार के कारण, इस पानी, इस बाढ़ के कारण जो सेरेमनी ऑफ इनोसेंस है, भोलेपन की या फिर निर्दोषता की जो सेरेमनी है, जो दिखावा है या जो भी मैनर है, वो सब ड्राउन, डूब जाते हैं। अब भोलापन या निर्दोषता नहीं रहती, हर कोई दोषी हो जाता है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एवरीथिंग इज़ इन अनार्की। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, जो बेस्ट लोग हैं, बेस्ट यहाँ द बेस्ट एक जनरल टर्म के रूप में आया है कि जो बेस्ट लोग हैं, जिनके पास क्षमताएँ हैं, द स्किलफुल पीपल या फिर जो वाइज लोग हैं, ऑल कन्विक्शन, उनके पास वो कन्विक्शन नहीं है, उनके पास वो डिटर्मिनेशन नहीं है। वाइल, जबकि द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, बल्कि जो बुरे लोग हैं, वर्स्ट जो सबसे बुरे लोग हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, वो पूरी तरह पैशनेटली, पूरी तरह जज्बातों से इंटेंसली भरे हुए हैं। उनके पास इतना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि जो लोग तो सही हैं वो लोग तो कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते कि हम कुछ करें या ना करें। जो लोग बुरे हैं वो कॉन्फिडेंटली अपनी बुराई को आगे लेके चलते हैं या अपनी बुराई का काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से एनार्की जो है वो फैल जाती है। ये सेकंड कमिंग की शुरुआत के 2 स्टेंजा हैं। इसके बाद की पोएम को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो ये जो वीडियो है आप इसे पढ़ें। आपको इस वीडियो के साथ जो पोएम है ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे भी, आप इसे पढ़ें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या है, कुछ समझने में आपको दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, क्वेश्चन जो है अक्सर यही पूछे जाते हैं कि पोइट के बारे में, उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला, पोइट के कुछ रचनाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। पोएम किस बारे में है, सेकंड कमिंग का जो है वो संबंध किस धर्म से है या किस चीज़ से है, या सेकंड कमिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में ये पोएम है। सो